गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हंस एजुकेशन एकेडमी पर। हम साइंस की क्लासेस लेके आ रहे हैं आपके लिए रेगुलर। हमने बेस एंड एसिड पर 2 क्लास कंप्लीट कर लिए। आज ये हमारी क्लास नंबर 3 है, थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम आज पीएच के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे। पीएच पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आज मैं आपको बता दूंगा। जो पीएच का जितना बेसिक है और जितने में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएच जो स्केल होता है उस पर और इससे संबंधित प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेवल पे है तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये क्लास एंड तक देखें और अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाए। आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे आप देखोगे कि इन क्लासों से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं जहाँ साइंस पूछी जाती है। तो आज की क्लास में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका बेसिक कंप्लीट कर लेंगे पीएच का, तो तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि ये आंसर कैसे आएगा। इससे पहले कि मैंने कल जो क्लासें करवाई थी उस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास नंबर 2 से क्वेश्चन आए हुए हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि धातुओं की, जैसे जेडन की, मैंने ये रिएक्शन बताई थी आपको HCl से रिएक्शन ये वाली कराई थी। तो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु यहाँ जेडन हो गई, इसकी रिएक्शन से क्या बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। तो ये तो हो गया नमक और ये हो गई गैस। तो हाइड्रोजन और लवण का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए उसी के ऊपर। कल वाली क्लास में ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इसमें पढ़ा था कि धातु कार्बोनेट, एक तो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये किनके साथ, अम्ल के साथ, किनके साथ, अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, एक तो लवण का निर्माण करती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और तीसरा जल बनाती है। ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। हमने रिएक्शन भी देखी थी कि धातु कार्बोनेट में हमने लिया था Na2CO3। इसके हमने HCl के साथ में रिएक्शन करवाई थी। तब हमने देखा था कि लवण बन रहा है और क्या बन रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, एक H2O बाहर निकलेगा और यहाँ लवण का निर्माण होता। इसी प्रकार हमने देखा था ये तो धातु कार्बोनेट और ये है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है धोने का सोडा और ये है खाने का सोडा। इसके हमने अम्ल से अभिक्रिया कराई थी तब भी सेम उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा था। तो आप डिटेल से देखें तो क्लास नंबर 2 जाके जरूर देखें। हमने ये वाला भी कर लिया था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नेटल के डंक में और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। तो चलिए अब आज हम हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमें पढ़ना है पीएच स्केल, पीएच स्केल, इसके बारे में पढ़ना हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके आविष्कारक। आविष्कारक का नाम, तो पीएच स्केल के आविष्कारक है सोरेनसन। सोरेनसन, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। पीएच में पी है सूचक है, पी सूचक है जो जर्मन शब्द पुसान से बना है।
पुषांश से बना है। और इस पुषांश का अर्थ होता है शक्ति। पुषांश का अर्थ क्या होता है? शक्ति। पीएच में हम देखते हैं, ये दर्शाता है हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता। H+ आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, या H+ आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये हमें बताता है। हम देखते हैं इसमें कि जितना पीएच जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होती जाएगी जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ पीएच स्केल। हम देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल ऐसा होता है, हम पीएच स्केल बना रहे हैं। पीएच स्केल में ये 0 से स्टार्ट होकर 14 तक जाता है। 0 से 14 तक नंबर रहते हैं, यहाँ बीच में रहता है 7। बीच में कितना रहता है? 7। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम 0 से आगे चलते हैं, 14 की तरफ बढ़ते जाते हैं, इधर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये एरिया किसका है? इस एरिया में हाइड्रोजन प्लस आयन, इनकी सांद्रता देखो धीरे 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 कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। और इधर ये एरिया किसका है? हाइड्रो ऑक्साइड आयनों का। तो हम यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम इस तरफ जाते हैं, जब हम इधर जाएंगे तब क्या होगा, और जब हम इधर जाएंगे तब क्या होगा। इसी प्रकार यहां हम देखेंगे। तो यहां देखिए, इधर जाने पे क्या होगी? अम्लीयता, अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता क्या हो रही है? इधर बढ़ती है। यानी कि 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। इसका मतलब H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। और इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ क्या होगा? इस तरफ होगा H+ आयन की सांद्रता में कमी। उधर वृद्धि होगी, इधर वृद्धि होगी, इधर वृद्धि होगी, और इधर क्या होगी? कमी होगी। यानी कि इस तरफ कमी हो रही है तो कौन सी प्रवृत्ति बढ़ रही है? क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अब हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। हम क्या देखते हैं यहाँ? एग्जाम्पल। सबसे प्रबल वो अम्ल होगा जिसका पीएच मान 0 होगा। तो यहाँ प्रबल अम्ल होगा,
और यहाँ होगा प्रबल सार। यहाँ प्रबल सार। प्रबल अम्ल में हम देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका pH मान 1.2 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये भी एक प्रबल अम्ल है। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है। ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अगर इधर प्रबल सार देखे तो प्रबल सार क्या होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका pH मान लगभग 14 होता है, जिसका pH मान 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या होंगे, प्रबल होंगे। अब हम देखते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार। तो दुर्बल अम्ल जैसे फार्मिक अम्ल, यानी कि दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल। क्यों, मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, ये जल में पूर्ण रूप से H+ आयन नहीं देगा, पूरे यानी कि H+ आयनों में पूरा नहीं टूट पाएगा। अगर इधर हम देखें दुर्बल सार, दुर्बल सार तो MgOH का होल ट्वाइस, जिसका pH मान कितना होता है, लगभग 10। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका यूज हम किस में करते हैं, अपच में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। इसी प्रकार जो खाने का सोडा होता है वो, तो हम देख सकते हैं कि ये दुर्बल सार होंगे क्योंकि ये जल में पूर्ण रूप से OH- आयनों में नहीं टूट पाएंगे। तो हमने यहाँ देख लिया pH के बारे में। अब pH के बारे में हम और आगे चर्चा करते हैं। जो pH स्केल है, pH, इसमें हम देखें तो यहाँ हम बता सकते हैं कि जो pH है वो किसके इक्वल होगा, वो माइनस log H+ आयन इसके इक्वल होगा। और POH किसके इक्वल होगा, वो होगा माइनस log OH- के। यानी कि मैं PH+ POH करूँ, इन दोनों का योग करूँ तो वो हमेशा कितना आएगा, 14 आएगा। हमेशा कितना आएगा, 14 आएगा। यानी कि pKa, यानी कि यहाँ A है एसिड, pKb, B है यहाँ बेस, बराबर ये हो जाएगा pKw। तो हम देख सकते हैं, और इसका मान हमेशा कितना होगा, 14। जो हमारा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर जो मैंने बताया था ये वाला, अब इसको हम करते हैं, एक विलियन का pH कितना है, pH मान माइनस log H+ आयन कितना है, ये 3 है। और ये pH मान कितना हो रहा है, बाद में 6 हो रहा है। यानी कि पहले ये 10⁻³ था, यानी कि 1/1000 था, और अब कितना हो गया, ये 10⁻⁻6 यानी कि 1/1000 गुणा 1000 हो गया, 1000 गुणा 1000। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1/1000 ये हो गया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, 1000 गुना कम हो रहा है, 1000 गुना कम हो रहा है। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर ये सही है, 1000 गुना कम हो जाता है। यानी कि हम सीधा सा देखे
तो हम कह सकते हैं कि जैसे पीएच पहले हमारा था, पीएच हमारा 3 था और ये पीएच अब हो गया 6। तो इसका मतलब है कि ये पहले कितना था, 10⁻³ था, अब हो गया ये 10⁻⁶। यानी कि कितना कम हो गया, ये 1000 गुना कम हो गया। कितना कम हो गया, 1000 गुना कम। यानी कि 10⁻³ गुना कम हुआ। अगर यहाँ पीएच देता कि 4, पीएच 4 दे देता और फिर बोलता कि ये पीएच बाद में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करते, पहले 10⁻⁴ था और अब कितना हो गया, अब हो गया 10⁻²। यानी कि दोनों का अंतर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10⁻² में 10⁻⁴ का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 10⁻²। कितना बचेगा, क्योंकि ये ऊपर आगे जुड़ेगा इसमें, 10⁻² प्लस ये माइनस का ऊपर आके प्लस का हो जाएगा 4, यानी कि 10⁻²। यानी कि इसका मतलब हो गया 100 गुना ज्यादा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का हमारा क्या महत्व होता है। पहला, मानव शरीर का पीएच परास। पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर का पीएच परास कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 7 से लेकर 7 से 7.8 के बीच होता है। यानी कि हमेशा मानव के शरीर की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय क्षारीय प्रकृति होती है। तो मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 तक। अगर ये 7 से कम होता है तो अम्लीय हो जाता है और 7.8 से ज्यादा होता है तो ये अधिक क्षारीय होता जाता है। तो इसके इस परास के बीच ही कोई भी मानव है वो जीवित रह सकता है, शरीर जिसका पीएच मान ये हो। अगर घटता और बढ़ता है तो मानव का शरीर क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है और उसके जीने की परिस्थितियां अलग हो जाती है। अब हम देखेंगे दूसरा, हमारा जो जठर रस है, जठर रस यानी कि जठर रस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.2। यानी कि जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1.2। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो हमारा जो पाचन है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होगा, 1.2 यही होगा। तीसरा है हमारे लिए नींबू के रस का पीएच। नींबू के रस का पीएच मान, इसका पीएच मान लगभग 2.2 होता है। चौथा मैं आपको बताऊं कि शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। यानी कि शुद्ध जल क्या होता है, हम बोले तो शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है।
यानी कि 7.4 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, सार सारीय प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारकीय प्रकृति। तो हमारे खून की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति 7.4। अब ये जितने मैंने आपको बताए ये सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब इससे अगला और 6 नंबर पे मैं आपको बताऊं, ये काफी मोस्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी हमने कई बार चर्चा कर ली है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होगा। हम बोलेंगे इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसके बारे में मैं और बता देता हूँ आपको, पहले भी कई बार बताया है, फिर से और बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पीएच मान 10 होता है तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारकीय प्रकृति हो गई। जब हमारे शरीर में अति अम्लता अति अम्लता हो जाती है या अपाचन की स्थिति हो जाती है या अपच हो जाता है, सभी नाम एक ही है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में HCl का मान बढ़ जाता है, यानी कि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इसको कम करने के लिए, अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, जो एक क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये हमारी किस में यूज आता है, अपच में। किसमें, अपच ठीक करने में, अति अम्लता ठीक करने में। तो इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है, एंटेसिड, एंटेसिड या प्रति अम्ल, प्रति अम्ल, जो अम्ल के विपरीत काम करता है, प्रति अम्ल, एंटेसिड या एंटा एसिड या प्रति अम्ल। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में पूछा गया और अधिकतर पूछा जाता है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। जब जल का पीएच मान, और कौन से जल का, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, अम्लीय पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाए, जो अम्लीय जल है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। इसके कारण क्या है, किस कारण से होता है, कारक, यानी कि मुख्य कारक हम देखें, वैसे कारक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से पूछा जाए, तीनों ही हमारे ऑप्शन में हो और मुख्य रूप से पूछा जाए, तो वहां हमारा करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाई ऑक्साइड, मुख्य, मुख्य कारक सल्फर डाई ऑक्साइड। और इसमें होता क्या है, अम्लीय वर्षा में होता क्या है वो देखिए, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, हमने देखा पीएच मान 5.6 से कम हो वर्षा जल का तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी।
इसके कारक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, और मुख्य क्या है, ये मुख्य है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें निर्माण होता है, क्यों हानिकारक है, इसमें निर्माण होता है, एक अम्लों का निर्माण होता है, और कौन कौन से अम्लों का होता है, कार्बोनिक अम्लों का, कार्बोनिक अम्ल का, दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, और तीसरा जो अम्ल होता है उसका होता है, तो यहाँ हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का। मैं आपको फॉर्मूले भी लिखा देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। अब ये इफेक्ट क्या करते हैं, यानी कि अम्लीय वर्षा हम पढ़ रहे हैं तो कुछ नुकसान करती होगी, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसका नुकसान होता है, जो जलीय जीव होते हैं जब वो समुद्र में जाती है ये पानी बह के, तो उसका पीएच मान में परिवर्तन आता है, जिससे वहाँ के जो जलीय जीव हैं वो मर जाते हैं। और दूसरा, जो इमारतें हैं, जो भवनें हैं, जो भवन है, जैसे ताजमहल का रंग खराब हो रहा है, तो ताजमहल ताजमहल का पीला होना एक अम्लीय वर्षा का ही कारण है। यानी भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं पर यह इफेक्ट डालता है। इसके बाद में हमने यहाँ, ये 7 नंबर था, हम देखेंगे अब 8 नंबर। इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। यह दंत छेद, दांतों का टूटना या दांतों में किसी भी प्रकार का दरार आना दंतचय कहलाता है। हमारे मुंह के लार का या हमारे मुंह है का जो पीएच मान है, पीएच मान वो 5.5 होता है, 5.5 होता है। अगर इससे 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में दरारें, सड़न और दांत क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो हमारे दांतों का टूटना किसके कारण होता है, हमारे मुंह का अम्लीय मान ज्यादा हो तो 5.5 से जैसे कम होगा, यानी कम होगा तो अम्लता बढ़ेगी, तो हमारे दांत क्या होंगे, टूटने लग जाएंगे। हमारे दांतों के ऊपर एक कठोर पदार्थ पाया जाता है, हमारे दांतों के ऊपर एक कठोर पदार्थ की परत पाई जाती है, और वो पदार्थ क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, उसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, इसका नाम है इनेमल, इनेमल। ये बना होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, और इसी को दूसरा नाम है दंत वल्क। क्या नाम है इसका, दंत वल्क। और जो ये होता है, ये सबसे क्या है, हमारे शरीर का
हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो यही क्या हमारे दांतों के ऊपर रहता है, तो इन्हीं के इसमें नुकसान होगा, ये टूटने लग जाएगा, इसमें दांतों में जो दरारें आने लग जाती है और जो बदबू आने लग जाती है, मुंह में दांत सड़ने लग जाते हैं, ये किसके कारण होता है? मुंह का पीएच मान चेंज होने के कारण, यानी कि अम्लीयता बढ़ने के कारण। और वो कितना होता है? 5.5 से कम होते ही ये ऐसा होने लग जाता है। तो आज की क्लास में हमने देखा, हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने देखा पीएच स्केल। हमने सबसे पहले पीएच स्केल देखा। पीएच स्केल में मैंने बताया आविष्कारक सोरेनसन है। पिक एक सूचक है और जो पुसांस जर्मन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो हमारे लिए यहाँ सोरेनसन इंपॉर्टेंट है कि पीएच के आविष्कारक सोरेनसन है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, पीएच दर्शाता क्या है? ये H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बारे में बताता है। पीएच जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। पीएच मान जितना ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी उतनी कम होती जाती है। जैसे हमने यहाँ देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 है, तो ये यहाँ हाइड्रोजन की सांद्रता कम हो जाएगी और OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। अब इसने एक स्केल दिया इसको नापने के लिए, तो इस पर 0 से 14 तक अंक लिखे हुए होते हैं। तो 0 सबसे प्रबलीय अम्ल होता है और 14 सबसे प्रबल क्षार होता है। और 7 क्या होता है? 7 होता है उदासीन। 7 हमेशा उदासीन होता है। और पीएच मान 7 किसका मैंने बताया? शुद्ध जल का। शुद्ध जल, इसका पीएच मान कितना है? 7 है, उदासीन है। हम 7 के इस तरफ चलते हैं 0 की तरफ, तो अम्लीयता बढ़ती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो सारी प्रकृति बढ़ती है, यानी कि 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। और अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होगी। हमने देखा फिर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्लों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। दुर्बल अम्लों में हमने देखा कि फार्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये क्या हो जाएंगे? एसिटिक अम्ल। ये अम्ल क्या हो जाएंगे? दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। और इधर देखते हैं प्रबल क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या? प्रबल क्षार का है। और दुर्बल क्षार क्या हो जाएंगे? MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं हम क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा हमारा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं चूने का पानी, जिसका यूज अम्लीय मृदा को उसकी अम्लता कम करने के लिए किया जाता है, अम्लीय मृदा में अम्लता कम करने के लिए। और यह खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके बाद में हमने देखा कि जो पीएच होता है, पीएच होता है बराबर, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, या POH बराबर होता है माइनस लॉग OH माइनस आयन। हमने देखा है दोनों का योग हमेशा पीएच प्लस OH का मान हमेशा 14 होता है। ये हमने चेक कर लिया। हमने ये एक एग्जाम्पल लेके देखा था कि अगर पीएच मान 3 है तो इसका मतलब है कि 10 की पावर माइनस 3 हाइड्रोजन की संख्या सांद्रता। और जैसे ये बढ़ेगा पीएच मान यहाँ अगर बढ़ जाता है, यानी कि 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि ये कम हो रहा है, यहाँ सांद्रता कम हो रही है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो रही है। ये दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। इसके बाद में हमने देखा कि दैनिक जीवन में पीएच के जो हमारे महत्व है वो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले देखा मानव शरीर का पीएच प्राय 7 से 7.8 होता है। फिर देखा हमने जठररस पीएच 1.2,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र में pH 1.2 होता है, ये दोनों एक ही है। नींबू का रस का pH मान होता है 2.2। फिर हमने देखा शुद्ध जल का pH होगा 7, उदासीन होगा, और अशुद्ध जल उदासीन नहीं होता। रक्त का pH मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, यानी क्षारीय प्रकृति होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का ऑल्टोइज, इसका pH मान 10 होता है, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका यूज अति अम्लता, यानी कि जब अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उसे कम करने के लिए अपाचन की स्थिति में या अपच की स्थिति में किया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एंटी एसिड या प्रति अम्ल। फिर हमने देखा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में जल का pH मान जब 5.6 से कम हो तो उसे कहेंगे हम अम्लीय वर्षा। इसका कारण है कि जो हमारा वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, तो ये आपस में क्रिया करके ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगी और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी और ये नाइट्रिक अम्ल बनाएगी, जो भवनों को नुकसान पहुंचाते हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब ये नदी जल में बहते हुए समुद्र में या कहीं पर भी जाते हैं तो ये उसमें रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा, ये हमने देख लिया उधर इफेक्ट इसका ताजमहल का पीला होना। फिर हमने देखा दंत छय, यानी कि दांतों का छय। हमारे मुंह का pH मान, यानी हमारी लार का pH मान जब 5.5 से कम हो तो हमारे दांतों में क्या होती है, दरारें पड़ने लग जाती है, सड़न आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है और दांत टूटने लग जाते हैं। दांतों के ऊपर एक कवर पाया जाता है इनेमल का, जो कैल्शियम हाइपोक्सी एपेटाइट का बना होता है, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर क्या पदार्थ है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, नोट्स बनाते जाइए। हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।